हेलो एवरीवन। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक के बारे में। तो इसमें हमें रेशो, प्रपोर्शन, एवरेज और ऐसे काफ़ी इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो मैं फॉर्मूलाज आपको एक बार में बता दूंगी अच्छे से। उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है रेशो। तो रेशो क्या होता है? टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज़ आर कंपेयर्ड। मतलब दो या दो से ज़्यादा कोई सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज़ दे रखी हो, हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखो, जैसे मैं हूँ, अगर मेरी कोई बड़ी बहन है तो उसकी एज और मेरी एज का अगर हम रेशो निकालने का बोले तो हम क्या करेंगे? सिंपल ए रेशो बी कर देंगे। मतलब उसकी एज अपॉन मेरी एज, ऐसा करके हम दोनों जिससे कट रहा होगा डिविजिबिलिटी काटेंगे एंड देन उसका एक रेशो निकल कर आएगा। तो जैसे एज हो गया या कुछ कलर हो गया, मतलब कुछ भी उस रिलेटेड सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज़ होगी तो हम उसे कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं रेशो को। प्रोपोर्शन क्या होता है? एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़। कोई दो रेशो दे रखे हैं, उसकी इक्वलिटी प्रपोर्शन कहलाती है। जैसे देखो, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ये थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई, डी है ये, समझ जाना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। ये दोनों रेशो ही तो दे रखे हैं, और इनका जो ये इक्वलिटी है, जैसे ये जो इक्वलिटी है, एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ इज कॉल्ड प्रपोर्शन। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, मतलब इसका रेशो और इसका रेशो बराबर है, तो ये हमारा प्रपोर्शन होता है। एवरेज, एवरेज हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। मतलब जैसे कि अगर हमारी, जैसे मान लीजिए क्लास है, उसमें बच्चों की एज है समथिंग 11 या 12 साल, तो हम उनकी एवरेज एज निकालेंगे। तो क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं, तो सबकी एज ऊपर हम ऐड करेंगे अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में क्या होगा? 30 होगा, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स हैं। तो ये एवरेज ऐसे निकालते हैं। परसेंटेज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अदर एग्ज़ाम्स में भी काम आएगा, ना केवल सी टेट। आगे आप रीट का एग्ज़ाम दोगे अगर, तो उसमें काम आएगा। एम पी टेट, यू पी टेट, हर में इसमें यूज़ होता है। परसेंटेज, परसेंट मीन्स पर हंड्रेड। परसेंटेज का मतलब क्या है? पर हंड्रेड, है ना। मतलब देखो, परसेंट से अगर हमें फ्रैक्शन बनाना हो, जैसे हम बोलते हैं ना मेरे 60% मार्क्स बने, मतलब वो किस में से बने? 100 में से बने। 60 अपॉन 100। तो परसेंट से हमने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया? डिवाइड किया उसको 100 से, है ना। अपन ऐसे ही तो लिखते हैं, 60 मार्क्स आए कितने में से? 100 में से। ऐसे ही हमें मार्क्स दिए जाते हैं, कभी भी कॉपी चेक होती है, तो ये फ्रैक्शन है। अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो क्या करेंगे हम? ये 60%। ये परसेंट किसको बता रहा है? 1/100 को ही तो बता रहा है। तो जब परसेंट को अगर हमें फ्रैक्शन बनाना हो तो हम क्या करेंगे? परसेंट को फ्रैक्शन बनाना है तो डिवाइड बाय 100 किया। अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना हो तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा था, उसको अगर मुझे परसेंटेज बनाना है तो मैंने 60/100 को किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से। तो मेरा 60% आ गया, है ना। तो ऐसे हम इसमें निकाल सकते हैं, परसेंट से फ्रैक्शन डिवाइड बाय 100, फ्रैक्शन से परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये कॉमन सी चीज़ है जो आप याद रखेंगे तो बेटर होगा, एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू में हेल्प मिलेगी। और क्वेश्चन इस रिलेटेड कैसे आते हैं वो अब हम आगे वाले पोर्शन में देखेंगे। उससे पहले अगले फार्मूलाज पढ़ लेते हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये हमारे साइंस का टॉपिक आ गया। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हम जानते हैं। तो ये तो नॉर्मल, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो ये कॉमन हम कर सकते हैं कन्वर्जन। मेन बात यहाँ पे यह आती है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर दे रखा हो, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 5/18 करेंगे। और अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे जाना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 18/5 करेंगे। ठीक है। ये नॉर्मल, जिसको ये याद रहता है वो डिवाइड वाली चीज़ याद रख सकता है। जिसको 18/5 उल्टा करके मल्टीप्लाई वाली चीज़ याद रखनी है वो ये रख सकता है। जैसे आपको ईजी पड़े वैसे आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सिंपल कन्वर्जन है यूनिट में। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांस ऑफ अकरिंग एन इवेंट। जैसे कोई सी भी घटना होएगी या नहीं होएगी, इसका पता लगाना प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे सपोज़ करो अभी हम बहुत टाइम से गर्मी का मौसम ही चल रहा था, तो अचानक हम ये अज़्यूम कर रहे थे इस साल सर्दी आएगी भी या नहीं आएगी। तो 50-50 चांस आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, थोड़ा लेट आ सकती है। तो सारी चांसेस है। जैसे बारिश के मौसम में बारिश होगी आज या नहीं होगी? बादल देख के लगता है होगी, पर उसी दिन धूप निकल जाती है। तो सबकी ये जो चांसेस है, जो हम सोचते हैं कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा, वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो उससे हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ़ फ़ेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। इसका मैं एक एग्जांपल यहीं बता देती हूँ क्योंकि वो कॉमन सा एग्जांपल है, मैंने आगे वाले क्वेश्चंस में उसको इंक्लूड नहीं किया है, वो बहुत बच्चों टाइप क्वेश्चन है। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो हेड्स और टेल्स आता है। तो एक कॉइन को टॉस करने पर हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हेड्स या फिर टेल्स। तो 2 ऑप्शन हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स नीचे तो हो गया 2, और हेड्स आने की अगर हमसे चांस पूछे कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड कितनी बार आ सकता है? 1 टाइम ओनली, तो 1/2 यानी 50% प्रोबेबिलिटी है हेड आने की। टेल्स कितनी बार आ सकता है? अगेन 1/2। और देखो सारी अगर हम प्रोबेबिलिटी का सम करें, जैसे हेड्स प्लस टेल्स, तो हमारे पास हाफ प्लस हाफ क्या आता है? 1 आता है। ठीक है? हेड्स आने की और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड कर दिया तो 1 आता है। तो ये यूनिवर्सल है प्रोबेबिलिटी। ठीक है? जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये एक ट्रू इवेंट है, मंडे के बाद ट्यूसडे ही आता है, कुछ और आ नहीं सकता, तो वो प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। अगर कोई पूछे वेडनेसडे के बाद संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो दैट इज़ 0, जो कि इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है? तो ये बेसिक सी बात थी। हमने अभी पढ़ा इसके बारे में फ़ॉर्मूलाज़, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और प्रोबेबिलिटी। अब हम इन सभी के रिलेटेड, सारे टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। ठीक है? तो ये आ गए हम क्वेश्चंस लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन है 2012 वाला। एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट दिस डिवाइड बाय दिस इज़। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ इसका क्या आंसर आएगा। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। अब नहीं कर रहे तो उसका तो हम क्या करें, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता है साला। इतनी बार बोलते हैं वीडियो स्टॉप करके, पॉज करके करो क्वेश्चन, पर नहीं, आपको तो देखनी है, कंटिन्यू वीडियो देखनी है। देखो भाई, देखो हमें ये जो क्वेश्चन में बोला है तो हमने डिवाइड में इसको लिख दिया। उसके बाद ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, ऊपर भी 100 नीचे भी 100, तो अब पता है दोनों एक दूसरे से कैंसिल ही होना है। तो 33/11, और ये कितना हुआ? 3। अब 3 को बोल रखा है कि परसेंट की तरह एक्सप्रेस करो। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं हम? 1 मान लेते हैं। अब फ्रैक्शन से परसेंट की तरफ जाना हो तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100, तो 300 हो गया, है ना? कोई दिक्कत? तो ये ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसलिए मैंने बोला था पहले कि एक बार आप पढ़ लीजिए, फ्रैक्शन से परसेंट जाना हो या परसेंट से फ्रैक्शन। ठीक है? तो उस हिसाब से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 300 जो है इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो 2013 में आया हुआ है। ये भी अगेन परसेंट रिलेटेड है, आप सॉल्व कर सकते हैं। विदिन 10 to 15 सेकेंड्स इसका आंसर आ सकता है। इतना लंबा चौड़ा देखकर आप घबराइए मत, ईजी है। देखो, नॉर्मल जो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर देख रखा है, शुरुआत भले ही यहाँ से हो रखी हो, पर यहाँ पे ऑफ ऑफ लिखा होता है, तो हमेशा जो एंड वाली टर्म है उन्हीं को हम पहले सॉल्व करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ कुछ भी ना लिखूँ, मैं ऐसे हवा में बता सकती हूँ, इसका हवा हवा में आंसर आ सकता है। 20% ऑफ 300, यानी यहाँ परसेंट है तो अपॉन में 100 आएगा। 100 से 300 कटेगा 3 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा 60। 100 में से 60 गए 40। 40% ऑफ 40, यानी 40 के अपॉन 100 आ गया, तो 2 ज़ीरो कट गए। 4 × 4 16। अब ये मैंने ऐसे हवा हवा में कर दिया है। अगर जो बच्चे मेरे से रिलेट कर पाए होंगे उनको तो समझ आ गया होगा, जो नहीं कर पाए उनके लिए मैं लिख देती हूँ। देखो भाई, 40% ऑफ 100 माइनस, अब यहाँ 20% ऑफ 300 है, तो 20/100 इंटू 300। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट, ये 3 × 2 क्या हो गया? 6, तो 100 माइनस 60,
अब इतना तो आपको देख के समझ आ रहा होगा, 100 माइनस 60 यानी 40, तो 40% ऑफ 40। अब यहाँ पे परसेंट है तो ये अपॉन 100, और ऑफ यानी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। बॉड मास रूल हमने पढ़ा है ना, बॉड मास रूल में क्या होता है, ब्रैकेट, ये ऑफ, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, ये प्लस और ये माइनस, भी यानी ब्रैकेट। तो उसमें ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ यानी अगेन मल्टीप्लाई। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 इंटू 4 16, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नॉर्मल हमारा आंसर आ गया सिंपली। तो ऐसे काफ़ी परसेंट के इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ज़्यादा पैनिक ना हुए हुए, छोटी मोटी चीज़ें याद रख के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा पैनिक होगे उतना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड फैक्टर फॉर अ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 72 इज़ लेस देन 11। अब कुछ को तो समझ आ गया होगा, कुछ के एकदम सर के ऊपर से गया होगा। अगर आपको फैक्टर्स नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और आपको फैक्टर्स इसमें निकालने पड़ेंगे। आपको केवल नंबर निकालने से काम नहीं चलेगा कि 72 के कितने फैक्टर्स होंगे। आपको ये जानना होगा कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो हम पता लगा पाएंगे ना कि इसमें से 11 से छोटे कौन कौन से हैं। ये पूछ रहा है 72 के फैक्टर्स निकालो, उसमें से 11 से जो कम वाले हैं, लेस देन वाले, उन फैक्टर्स की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उसमें से कोई भी एक रैंडम फैक्टर सेलेक्ट करें 11 से कम वाले में से, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि क्या फैक्टर्स हैं। तो जब भी हमें पता करना होता है कि कौन कौन से फैक्टर्स है, मैंने आपको बताया है पेयर्स मेथड। हम पेयर्स बनाते हैं जिससे पता लग जाए इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। अब 72 को देख के पता लग रहा है, फर्स्टली तो 1 की टेबल में आएगा ही, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 72। उसके बाद 2 की टेबल में भी आएगा, कितनी बार आएगा, 2 3 जा 6, ये 36 टाइम्स। 3 की टेबल में भी आएगा क्योंकि 7 + 2 9 होता है, तो 3 की टेबल में ये कितनी बार आएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। उसके बाद ये 4 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में कितनी बार आएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। उसके बाद 5 की टेबल में नहीं आएगा, फिर ये डायरेक्ट 6 की टेबल में आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4, तो 6 इंटू 14। उसके बाद 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 की टेबल में आएगा, 8 9 जा 72। उसके बाद 10 11 इनकी टेबल में नहीं आएगा, 9 ऑलरेडी काउंट हो गया है। 12 की टेबल में आएगा, अरे यहाँ पे 14 लिख दिया मैंने भी, देखो तो यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि देखो 6 1 जा 6, यहाँ पे 1 बचा, तो 6 2 जा 12 होता है ना, दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 6 इंटू 12, 8 इंटू 9 हो गया। अब 9 की टेबल हो गई, 10 11 12 यहाँ काउंट हो गया, 18 ये हमारे यहाँ पे काउंट हो गए। तो देखो ये हमने इसके सारे फैक्टर्स निकाल दिए, तो आप इन सबको काउंट करोगे तो कितने फैक्टर्स हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 12 फैक्टर्स हो गए। 1 72 4 18 ऐसे अलग अलग ये 12 फैक्टर्स हो गए। तो टोटल तो हमारे पास कितना आ गया, 12। अब हमें पता करना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट अ रैंडमली सेलेक्टेड फैक्टर फॉर अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 72 इज़ लेस देन 11। अब इनमें से जो 11 से कम है फैक्टर्स, अगर उनको हम रैंडमली कोई सा भी एक सेलेक्ट करें, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें से 11 से कम कितने हैं फैक्टर्स बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। बाकी ये सारे तो क्या हैं, 11 से ज़्यादा हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ फेवरेबल, तो फेवरेबल हमारे पास है 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, तो 7 अपॉन 12, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर लिया यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पे ऑप्शंस की जगह नहीं थी और एक कॉमन क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे। अ बैग कंटेन्स 3 white, 2 blue and 5 red balls. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is not red? अब देखो एक बैग में इतने सारे कलर्स की बॉल्स है, टोटल बॉल्स कितनी है, 5 + 3 + 2 दैट इज़ 10। अब प्रोबेबिलिटी डेट द बॉल इज़ नॉट रेड,
तो रेड नहीं होनी चाहिए की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब या तो वो ब्लू होगी या वाइट होगी। तो 3 + 2 5 और टोटल 10, तो 5/10 दैट इज़ 1/2। सिंपल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बेसिक था एकदम प्रोबेबिलिटी का और परसेंटेज का। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज़ 12 किलोमीटर। अ मैप स्केल इज़ 1:25,000। द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस ऑन द मैप इन सेंटीमीटर इज़। अब देखो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें स्पीड, डिस्टेंस और रेशो दोनों मिक्स लग रहा है, बट मेनली ये रेशो टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें स्पीड का इतना रोल नहीं है। ठीक है, अब इसको आप कैसे करोगे? देखो, हमें सबसे पहले तो दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। ये दो कोई जगह है जिसके बीच की दूरी दे रखी है 12 किलोमीटर। ठीक है, अब एक मैप स्केल दे रखी है 1:25,000। द डिस्टेंस बिटवीन, अब ये जो दो प्लेसेस एक्चुअल में 12 किलोमीटर दूर है, अगर हमें इसे मैप में बताना हुआ तो ये एक्चुअल में कितना दूर होंगे ये हमें जानना है। और मैप में आपको पता है एकदम एग्जैक्ट, आपको जैसे मान लो कोई जगह है 25,000 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, क्योंकि यहाँ इन सेंटीमीटर लिखा है मैप में, तो मतलब ये रेशो भी हमें सेंटीमीटर वाले गिवन है। ठीक है, तो हमें ये बोल रहा है 25,000 सेंटीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैप में यही है इसका मतलब। देखो 1:25,000 का क्या मतलब है? 1/25,000, यही इसका मतलब हुआ ना। रेशो मतलब अपॉन में। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/25,000 को बता रहा है। यहाँ से अगर आप एक की वैल्यू निकालोगी तो क्या आएगी? 1/25,000। मतलब कोई जगह एक्चुअल में दूर है 25,000 सेंटीमीटर, लेकिन मैप में हम उसे 1 सेंटीमीटर ही बता सकते हैं, क्योंकि मैप तो केवल एक कॉपी में बनता है ना, हम एक स्केल देख रहे हैं। समझ रहे हो? क्वेश्चन की डेप्थ को समझो, देन सॉल्व करने का ट्राई करो तो आप उसे ईजिली सॉल्व होगा। मान लो ये कोई मैप है, ये मान लो मैप है। ठीक है, अब एक्चुअल में वो जगह 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम उसे यहाँ पे ऐसे ही बता सकते हैं ना, ये 25 किलोमीटर थोड़ी हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर जितना ही होगा। तो मैं ऐसे ही एक रैंडम मैंने एग्जांपल ले लिया है। तो हमें एक मैप स्केल दे रखी है 1:25,000। तो ये 1/25,000 इसको ऐसे लिखा, मतलब 25,000 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है मैप पे। अब हमें 12 किलोमीटर को मैप पे रिप्रेजेंट करना है, तो पहले तो हमें इसे सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 12 किलोमीटर को अगर मैं पहले मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और फिर इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मतलब ये क्या हो गया? 10⁵ हो गई, है ना। ये हमारा पास सेंटीमीटर आ गया। 12 किलोमीटर इक्वल्स टू दिस सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मैप पे हम कैसे डिनोट करेंगे? तो देखो, जब 25,000 सेंटीमीटर को मैप पे 1 सेंटीमीटर में बता रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर को हम कैसे बताएंगे? 1/25,000। वैसे ही इसको हम कैसे बताएंगे? 12 इंटू 1000 इंटू 100। सेंटीमीटर को हम कैसे बताएंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 1000 इंटू 100/25,000। यही होगा। तो 3 0 से 3 0 कट, 2500 में 4 बार, 12 4 ज़ा 48। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द मैप, मैप पे उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 48 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, हमें एक्चुअल लोकेशन ये रखी है, हमें मैप पे लोकेशन फाइंड करनी थी। तो मैप पे लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी थी? स्केल दे रखी थी। मतलब 25,000 सेंटीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है मैप में। तो हमने पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, उसके बाद सिंपली जैसे हम करते हैं वैसे सॉल्व करके 48 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। सो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो अब आपके गलत नहीं होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है जो 2019 में आया हुआ है। अ सम ऑफ रुपीज़ 1710 is divided in A, B and C such that 4 times of A, 6 times of B and 9 times of C are equal। मतलब A का 4 गुना, B का 6 गुना और C का 9 गुना बराबर है। What is the difference between A and C? तो A और C में बताओ कितना डिफरेंस होगा। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में जो बोल रखा है पहले तो उसे हम इक्वेशन में लिखेंगे। ए बी सी में ये रुपीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब सच दैट 4 टाइम्स ऑफ ए बराबर है 6 टाइम्स ऑफ बी के, वही बराबर है 9 टाइम्स ऑफ सी के। ये हम बोल सकते हैं। अब ये तीनों आपस में बराबर है तो मैं इसको सपोज कर लेती हूँ एक वेरिएबल के मान लेते हैं। लेट दीज ऑल आर इक्वल्स टू के। ठीक है, तो उससे मैंने क्या फाइंड किया, ए को मैं लिख सकती हूँ के अपॉन 4, बी को मैं लिख सकती हूँ के अपॉन 6, सी को मैं लिख सकती हूँ के अपॉन 9। ऐसा मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, ए बी सी तीनों आ गए। अब हमें पता है इन तीनों का सम, इन तीनों में जो पैसे बटे हैं वो तो टोटल 1710 ही है। तो ए बी सी की यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो के अपॉन 4 प्लस के अपॉन 6 प्लस के अपॉन 9। तो इसमें हमारे पास के का आंसर आ जाएगा। के कॉमन आया, अंदर क्या बचा, इसका एलसीएम 36 आ गया। 4 9 जा तो यहाँ बचा 9, 6 6 जा 9 4 जा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया 1710 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 19। तो यहाँ पे इसको आप कैंसिल करेंगे तो 19 8 जा 171 और ये 0 एज इट इज़। तो ये क्या आएगा 8 6 जा 48, 4 कैरी 8 3 जा 24, तो 2880 के का आंसर हुआ। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी में कितना डिफरेंस है हमें ये बताओ। तो ए और सी हमें क्या दे रखा है के अपॉन 9 और के अपॉन 4। तो हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर सारे बराबर है। तो ए माइनस सी हमारे पास क्या हुआ के अपॉन 4 माइनस के अपॉन 9। तो 36 9 के माइनस 4 के दैट इज़ 5 के अपॉन 36। के की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2880। इसको नॉर्मल आप सॉल्व करोगे तो देखो ये 18 से कट हो रहा है, 18 2 जा 36, इसको काटेंगे तो 18 1 जा 18, 108 बचा, 18 6 जा 108 होता है शायद, हाँ, और 0 2 से कटा 8 टाइम्स, है ना। अरे यहीं पे गलती हो गई, इसमें यहाँ पे 19 9 जा लिखना था, 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 19 9 जा 171, है ना, यहाँ पे 9 हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे के 2800 नहीं आएगा। 90 को अब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा 0 और 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, तो 3240 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो आ ही गया है, तो 5/36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3240 से। तो देखो इसे हम 18 से काटेंगे तो ये 2 टाइम्स, यहाँ पे 18 1 सा 18, 144 बचेगा, तो 18 8 सा 144 और 0, तो ये 2 9 टाइम्स हुआ और ये 90 × 5 कितना होता है हमारे पास 450। तो 450 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छे से, एंड इसके ऊपर वाला भी। अब हम 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं, देन इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2019 में आया हुआ है। इफ़ x इज़ एडेड
to each of 14, 12, 34 and 30, the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the value of under root 12x plus 9? ये अगेन प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन आ गया। ये बोल रहा है कि अगर हम इन चार नंबर्स में x को ऐड करें तो वो नंबर्स प्रपोर्शन में होंगे। प्रपोर्शन इन दिस ऑर्डर मतलब इसी ऑर्डर में, स्टार्टिंग के 2 रेशो में, बाद के 2 वाले रेशो में, और दोनों रेशो बराबर होंगे। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? प्रपोर्शन क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ रेशोज़। ठीक है, तो अगर हम 14 में x ऐड करें और 12 में x ऐड करें तो ये दोनों रेशो हो गए। ये प्रपोर्शन में है 34 प्लस एक्स रेशो 30 प्लस एक्स। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये बोल रहा है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब इसको रेशो को हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन में, और प्रपोर्शन हट के इक्वलिटी आ जाएगा 34 प्लस एक्स अपॉन 30 प्लस एक्स। इसको बेसिकली हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। सिंपल। तो इसमें हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 34 प्लस एक्स 12 प्लस एक्स। ठीक है, अब 14 इंटू 3 42 और 14x प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर। इधर 34 इंटू 12, तो 12 4 ज़ा 48, 12 3 ज़ा 36 और ये 408 प्लस 34x प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो हमारा यहाँ पे हो गया कैंसिल। उसके बाद जो लाइक टर्म्स है उनको हम ऐड कर देंगे। तो 420 में से 408 माइनस हुए तो बचता है 12, और इधर इन दोनों को हम ऐड करेंगे। देखो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, मैं लिख नहीं रही हूँ। 420 ये इधर आएगा माइनस में 408, तो 20 में से 8 गए तो 12। अब ये 14x और 30x ये कितना बना हमारा? 44x इक्वल्स टू 34 और 12 तो 46x, तो 12 बराबर 2x। ये उधर गया तो माइनस में, तो ये हो गया। x हमारा क्या हुआ? 12/2 दैट इज़ 6। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 6। उसको अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो 12 6 ज़ा 72 है ना, और 72 प्लस 9 81, और उसका भी अंडर रूट, तो 81 का अंडर रूट क्या होता है? 9। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इस x की वैल्यू को उस अंडर रूट में फिर पुट किया तो 12x प्लस 9, तो 12 इंटू 6 प्लस 9 दैट इज़ 72 प्लस 9 दैट इज़ अंडर रूट 81। गॉट इट? तो 81 का अंडर रूट क्या हो गया? 9। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज को लेकर। द एवरेज एज इन ईयर्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज़ 12। आफ्टर एडिंग टीचर्स एज the average age of all of them becomes 13 year. If the retirement age of the teacher is 55 year, then he will retire after, मतलब कितने साल बाद वो रिटायर होगा। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के एकदम अजीब सी फीलिंग आई कि भाई ये एकदम से क्या ही हो गया, ऐसा लग रहा है आसमान टूट पड़ा या क्या हो गया। भाई दे क्या रखा है एवरेज में, हमसे रिटायरमेंट एज क्यों पूछ रहा है, एंड सो ऑन। बहुत आपको लगा होगा क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं पूछा है कि एवरेज निकालो, बट वो एवरेज निकालने मतलब एवरेज हमें दे रखा है। उस फॉर्मूले को यूज़ करके अगर हम टीचर की एज फाइंड कर लें तो टीचर की एज फाइंड होने के बाद पता लग जाएगा टीचर को 55 साल होने में कितना टाइम बाकी है, उसमें से उसको माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल। तो ऐसे बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिख रखा है उस तरीके से इक्वेशन बनाते जाओ। एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, हमें उसकी मतलब सारे 40 स्टूडेंट्स मान लो x1 प्लस x2 सबकी एज दे रखी है, और x यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स की एज दे रखी है। उनका अगर हम सम करते हैं अपॉन एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल नंबर, तो टोटल नंबर क्या हो गया? 40। ठीक है, इक्वल्स टू हमें दे रखा है 12 उस क्लास का एवरेज सबकी एज का।
तो मतलब इन सब का सम हमारे पास क्या निकल कर आ गया, x1 + x2 x40 कितना आ गया, ये 40 को उधर भेज देंगे तो 480 हो गया। तो इन सब का सम हमारे पास आ गया ये। उसके बाद हमसे पूछा है आफ्टर एडिंग टीचर्स एज, अगर हम इसमें टीचर की एज भी जोड़ दें, इस पूरे को अगेन x1 से लेके x40 को मैं एक कॉमन मान रही हूँ x, ठीक है, ये पूरा हम मान लेते हैं x है, ठीक है। तो इस x में अगर हम टीचर की एज y जोड़ दें तो ये 40 का टोटल कितना हो जाएगा, अब हमारे पास 41 नंबर हो गए क्योंकि टीचर की एज ऐड हो गई है इसमें, तो वो हमारे को दे रखा है 13। तो x + y = 13 × 41, ठीक है। x + y = इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 13 × 1 = 13, 3 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 52, तो 53। अब यहाँ पे ये जो x है वो हमें 480 ऑलरेडी दे रखा है और y हमारी क्या है, टीचर्स की एज, मतलब एक टीचर की एज, सॉरी, माइनस x करेंगे तो -480 हो जाएगा। दैट इज़ y हमारे पास क्या आ गया, 533 में से 480 माइनस हुआ है तो इधर तो 3 बचा, इधर 5 बचा, तो टीचर की एज हमारे पास आ गई 53 ईयर्स। अब टीचर की एज 53 ईयर्स है, हमें बोल रहा है इफ़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द टीचर इज़ 55 ईयर, 55 ईयर में वो रिटायर होंगे सॉरी, और 53 अभी उनकी एज है, तो ही विल रिटायर आफ्टर, तो 2 साल बाद वो रिटायर होंगे, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 55 - 53 कर देंगे सिंपल, तो 2 साल बाद वो रिटायर होंगे। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन था, हमें इसमें पूछा नहीं गया था बट हमें एवरेज वाला फॉर्मूला ही यूज़ लेना था जिससे हम टीचर की एज फाइंड आउट कर सकें। अब ये कैसे पता लगा टीचर की एज निकालनी है, तो देखो आप रिटायरमेंट कैसे पता करोगे कि कितने साल बाद वो रिटायर होंगे जब तक हमें उनकी एक्चुअल एज नहीं पता होगी, है ना। तो सिंपली हमें केवल देखना है बेसिक कि क्या पूछ रहा है हमसे और उससे हम कैसे निकाल सकते हैं, उस रास्ते से होके जाना है एंड देन सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। एक हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारा आया है 2022 में और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी है पर दोस्त फॉर कुछ के लिए ये टफ़ भी है। स्टार्टिंग में मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत टफ़ लगा था, उसके बाद मैंने खुद से एक बार सॉल्व किया, इसको पढ़ा, सॉल्व किया एकदम शांति से, देन इसका आंसर आ गया था। तो देखो, अ नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 10%, देन द नंबर। अभी ये क्वेश्चन एकदम पढ़ के लग रहा है कि यार क्या ही करें, अगर वो इंक्रीज हुआ है 10%, उसको वापस डिक्रीज़ कर दिया 10%, तो मोस्ट ऑफ केस में सबका आंसर आता है कि रिमेन सेम, कुछ उसमें चेंज ही नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू कराती हूँ। जैसे सपोज़ करते हैं हमारे पास 100 रुपये है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने सेम वही एग्ज़ाम्पल ले लिया। एक ये नंबर यहाँ पे लिख रखा है ना, नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय, तो मैंने मान लिया वो नंबर 100 है। फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, इसका अगर हम 10% इंक्रीज़ कर दें तो वो कितना हो गया, 10 रुपये बढ़ गया, यानी 100 में 10 जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसका 10% आया 10, तो 110 रुपये हो गया, ठीक है। पहले हमारे पास एक नंबर था 100, ये बोल रहा है इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, तो इसका पहले तो 10% निकाला और इंक्रीज हुआ है तो उसको उसी नंबर में ऐड कर दिया तो 110 हो गया, ठीक है। अब ये नंबर जो बोल रहा है कि ये नंबर है दैन डिक्रीज बाय 10%, तो अब इसका 10% निकलेगा, ना कि 100 का। फिर उस नंबर को हमने 10% डिक्रीज़ किया, तो पहले इसका 10% निकालेंगे जो कि क्या आया, 11 रुपये, ठीक है, जो कि क्या आया हमारे पास, 11 रुपये। तो अब 110 में से 11 माइनस कर देंगे क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है, तो ये कितना बना हमारे पास, 99 रुपीज़। तो एक्चुअल में वो नंबर देन द नंबर
तो जो 100 था वो अब 99 बन चुका है, ठीक है। जो पहले 100 था वो अब 99 बन चुका है। तो अब बताओ क्या हुआ उसके परसेंट में चेंज। ये हमारा एक्चुअल में सवाल है। समझ आया आपको मैंने जो बोला? तो ये 100 से 99 बना है। तो देखो पहले था ये 100, बाद में ये बना 99, ठीक है। और उससे भी पहले था ये 100 इनिशियल, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ऐसे ही परसेंटेज निकालते हैं। तो 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, 100 माइनस 99 दैट इज़ 1। तो ये 1% से जो है वो डिक्रीज़ हुआ, देन द नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाय 1%। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। देखो पहले क्या किया हमने, 100 था, एक नंबर माना, पहले हमने बोला कि वो 10% इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका पहले तो 10% निकाला, तो 100 का 10% आया 10, इंक्रीज़ हुआ है तो उसी 100 में 10 ऐड कर दिया, तो वो 100 रुपये 110 रुपये बन गए। इसका 10% डिक्रीज़ हुआ है, तो इसका 10% निकाला दैट इज़ 11 रुपये। अब वो इसमें से माइनस कर दिया क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है, तो 99 रुपये बचे, 99 रुपीज़। अब इनिशियल से लेके 100 से चलता हुआ ये 99 बन गया, 100 से 99। तो बताओ एक्चुअल वो नंबर क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ या क्या हुआ? ये हमसे बेसिकली पूछा। अब जब भी डिक्रीज़ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो इनिशियल होता है उसको लेते हैं, क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है ना, तो इनिशियल वाला हमारा बड़ा है, माइनस जो हमारा फाइनल बना अपॉन जो एक्चुअल में इनिशियल ही था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। अगर कोई ऐड हुआ होता है तो उसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्योंकि ऐड हुआ है तो मतलब बाद वाला नंबर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे उसमें, ये तो था जब डिक्रीज़ हुआ हो, ठीक है। जब इंक्रीज़ होता है परसेंटेज तब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। क्योंकि कुछ भी देखो एंड में अपॉन में इनिशियल ही आता है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका तो मैंने अभी एग्जांपल दिया, इसमें देखो इसी क्वेश्चन का अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे 10% जब इंक्रीज़ हुआ था, 10% इंक्रीज़ होने के बाद ये 110 बना था। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ कि ये 100 था और ये 110 बना, तो बताओ कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ। तो बाद में ये 110 बना है, फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास 110 आया है, तो 110 फाइनल माइनस पहले ये 100 था अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ 10 लिख दिया मैंने, 100 आएगा, 110 माइनस 100 10। तो ये 10% जो है इंक्रीज़ हुआ है। आई होप आपको दोनों फार्मूला समझ आए होंगे। दैट इज़ आवर परसेंटेज क्वेश्चन जो 2022 में आया हुआ था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे अच्छे से करना आप पेपर। और मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन कोशिश करूँगी इमेज में लगाने का, जो आप होमवर्क क्वेश्चन मान सकते हो उसको, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर मुझे एक इमेज मिल गई तो मैं लगा दूँगी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।